तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ केटीजी. और आज हम लोग पहले जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था. तो फोर्थ, टुडे डेट इज 4th Feb. और हम लोग लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे वो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस पढ़ रहे थे. एक आइडियल गैस के अंदर कितना प्रेशर लगता है. तो हमने इसके लिए बात किया था कि जब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला आया था, आपका डिराइव किया था आपने प्रेशर का फॉर्मूला, वो कितना आया था? वो आया था 1/3 रो डेंसिटी इनटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? वी आर एम एस का होल स्क्वायर. अब हम वी आर एम एस का होल स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो यही से आपका आ जाता है वी आर एम एस का वैल्यू. वी आर एम एस कितना होता है? तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू पी बाई डेंसिटी. हम सब जानते हैं कि डेंसिटी का वैल्यू होता है पीएम अपॉन आरटी. तो 3p डेंसिटी को क्या कह सकते हैं हम लोग? पीएम अपॉन आर टी. तो ये p और p कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि VRMS कितना होगा तो मैं लिखूंगा √3RT बाई m. ये मेरा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया है. ये मेरा √3RT/m जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया है. तो हम लोग ये तो समझ गए कैसे आ रहा है. अब हम लोग एक एक करके तीनों तरह की वेलोसिटीज के बारे में जानते हैं. जो वेलोसिटी को देखो हर मॉलिक्यूल रैंडम स्पीड से मूव कर रहा है. तो हमने सोचा कि अगर हम एक जनरल वेलोसिटी लें, अगर एक तरीके का एवरेज वेलोसिटी लें तो वो कैसे लेंगे हम लोग? तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेने के लिए हम लोग पहली वेलोसिटी जो पढ़ते हैं वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है. अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को समझना है तो ये क्या होता है? ठीक है. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर समझना है VRMS, तो VRMS एक्चुअली होता है V1 का होल स्क्वायर प्लस V2 का होल स्क्वायर अप टू Vn का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन n का रूट. फिर इसको कहते हैं आरएमएस स्पीड. याद रखिएगा, आरएमएस एक एवरेज लेने का सबसे स्पेसिफाइड और सबसे बेहतर तरीका है. एवरेज लेने के कई तरीके हो सकते हैं लेकिन उसमें एवरेज लेने में सबसे जो बेस्ट तरीका है वो रूट मीन स्क्वायर होता है. अगर अभी अभी जो हमने पढ़ा है कि रूट मीन स्क्वायर कैसे आता है, तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि VRMS जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? √3RT बाई RT/m. क्लियर? तो एक बात इससे ये भी क्लियर हो गई कि जो आरएमएस स्पीड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मॉलिक्यूलर मास. अगर हेवी गैस होगा तो आरएमएस स्पीड उसमें कम होगा. अगर लाइटर गैस होगा तो आरएमएस स्पीड उसमें ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का. दूसरा कि आरएमएस स्पीड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा कि केल्विन में ही लेंगे हम लोग. क्लियर है? तो हमको आरएमएस स्पीड कैसे आया ये अभी हमने निकाल भी लिया है, क्योंकि अभी हमने ये फॉर्मूला कहां से था? प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू VRMS का होल स्क्वायर. बच्चों जल्दी से इसको लिख लो. पहला स्पीड जल्दी से लिख लो. ये सब आप कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में. बस शायद आपको डेरिवेशन का आइडिया नहीं होगा कैसे आ रहा है. तो VRMS का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3p बाई रो, 3p अपॉन रो. और यहीं पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 3p बाई रो. क्या हो गया? RT अपॉन m. तो VRMS हो गया √3RT/m. ये डेरिवेशन वाला पार्ट है जो कि आप कई बार लिख चुके हो. जल्दी से नोट कर लो बच्चों, सब लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आरएमएस स्पीड हो गया ये.
जल्दी नोट कर ले, आरएमएस स्पीड, उसके बाद एवरेज, एमपीएस, ये दोनों पढ़ेंगे। सारा खेल टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास का है, बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आ जाए तो बनना चाहिए। नोट कर ले, देन से यस रिटन, सो वी कैन गो अहेड। राहुल सेकेंड स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए। सेकेंड स्लाइड में कुछ नहीं था राहुल, कुछ भी नहीं बताया है मैंने, बस प्रेशर का फॉर्मूला लिखवाया था, रिकॉल करवाया था। डन। लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों, जल्दी लिखो। ठीक है बच्चों, अगला जो स्पीड है वो है एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ये एक तरीके का समझ लो कि सिंपल, अगर एवरेज वेलोसिटी कोई मेरे से पूछे, वी एवरेज मेरे से कोई पूछे, तो वी एवरेज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड अपॉन n। क्लियर? एवरेज स्पीड। बट ये एवरेज स्पीड जो है वो एक रेशनलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया गया है। रेशनलाइजेशन मेथड का मतलब है कि एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके करते हैं, और ये हायर क्वांटम फिजिक्स वगैरह में काफी यूज करते हैं इसको हम लोग। तो ये एवरेज स्पीड का डेरिवेशन अपने को नहीं पढ़ना, एवरेज स्पीड का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कितना है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 8 by pi RT upon m, 8 by pi RT upon m। क्लियर? एवरेज स्पीड जो होता है वो 8 by pi RT upon m, या इसको 8 by pi को आप डिवाइड करके एक वैल्यू भी लिख सकते हो आप लोग। वैल्यू अगर लिखोगे तो वो देखो कितना आता है, ये कुछ 2 और 3 के बीच में आएगा, ये कुछ 2 और 3 के बीच में आएगा। 8 by pi, 8 by 3.14, अगर मैं बोलूं कि 8 by pi यानी 22/7, ये लगभग आता है 56/22 यानी 28/11, यानी कुल मिला के 11 22 to under root 2.54 RT upon m, अंडर रूट 2.54 RT अपॉन m। जल्दी लिख लो इसको। एवरेज स्पीड अंडर रूट 8/पाई से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी लिख लिया जल्दी से, जो 30 सेकेंड्स मोर। डन, ग्रेट। गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है एमपीएस यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखते हैं क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, अगर गौर से देखो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट रेंज ऑफ वेलोसिटीज में होते हैं, बट एक ऐसा वेलोसिटी होता है जहां पे जिस वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं VMPS, MP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू होता है √2 RT बाई M, √2 RT अपॉन M। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका तरीका मैं आपको हिंट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो VMPS होगा √2 RT अपॉन M। क्लियर। तो इससे एक बात तो तय हो जाती है कि हमारा VMP सबसे कम होता है, VMP कम होता है, इसके बाद V एवरेज होता है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, VRMS होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेट मी नो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है बताओ। ये टॉपिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को जन्म देता है, जहां पे हम लोग वेलोसिटी, जहां पे हम लोग टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज करने पे क्या होगा वेलोसिटीज में, उसको देखेंगे हम लोग अभी। सो शुड वी गो अहेड, स्टार्ट करें? राहुल, मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताया कि देखो क्या होता है, हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी स्पीड है। मैंने बताया था रैंडम होता है, मतलब हर मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट स्पीड है, लेकिन एक रेंज ऑफ या एक सर्टेन वेलोसिटी होती है जिसपे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नहीं है, यानी एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है √2 RT अपॉन M। क्लियर है? लेट्स गो अहेड। बच्चों, मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं। मुझे पता है क्वेश्चन बनेगा तभी टॉपिक समझ में आएगा। ये फॉर्मूला तो चलो याद हो जाएगा तीनों का। लेट्स गो अहेड। नहीं आस्था, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिराइव कर सकते हो आप। एक टॉपिक आएगा हमारे पास, इजी क्वेश्चन बच्चों। खुशबू, M1 और M2 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप शुरुआत से देखो तो M क्या आया था, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास आया था, और T बोले तो टेम्परेचर। इजी क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। Everyone try this. अभी तक हमारे पास 9 रिप्लाई आए हैं, आउट ऑफ विच 8 आर करेक्ट। 11, 10 आउट ऑफ 11। गुड। मंतशा ठीक है, अनामिका ठीक है, अंजलि ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला चेक करने के लिए दिया गया है। इट हैज नो मोर इंटेंशन, का कोई और इंटेंशन नहीं है। सब सही है, सबका सही है, जिसने भी रिप्लाई किया है किसी का गलत नहीं है। रियांशु सही है, आदर्श सही है, सोनिया बिल्कुल सही है, खुशबू सही है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये तो हमने बता ही दिया था। सबका सही है। तौकीर, श्रेयांश, अभी तक 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 20 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। रिप्लाई सबका सही जा रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, कांट गिव मोर टाइम।
वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है, तो क्या हो जाएगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट m2 अपॉन m1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। क्या ये सिंपल नहीं है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सिंपल अंडर रूट m2 अपॉन m1 नहीं हो जाएगा? बोलिए सबका सही है, बट हाँ थोड़ा रिप्लाई और जल्दी आना चाहिए, और अगले क्वेश्चन में तो बिल्कुल मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता इसमें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो बनना ही है, कुछ 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 भी नहीं कर सकते। सिंपली सॉल्व करें इसको। इतनी जल्दी क्यों तुम लोग रिप्लाई करते हो? टाइम ले लो थोड़ा सा, गलत होता है रिप्लाई। थोड़ा सोचो, गिव इट अ थॉट। देखते हैं सोनिया, अभी तक 8 रिप्लाई आए हैं। गिव सम मोर टाइम। अभी तक बी और डी के बीच में काफी लोग हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मेजॉरिटी गोइंग विद बी एंड डी। अभी तक 17 लोगों के रिप्लाई आए हैं। श्रेयांश देखते हैं, तौकीर, पलक, राहुल सबके डी है, सोनिया ए है, राहुल डी है। आपको दो गैसेस को कंपेयर करना है, आप दो गैसेस को अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दो गैसेस लिखिए, एक लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और दूसरा लिखिए ऑक्सीजन गैस। दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी लिख लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 होगा, 32 होगा, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, मॉलिक्यूलर मास 2 और 32 हो गया, अब इसका टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन, और इसका टेम्परेचर नहीं पता है। दोनों का आरएमएस स्पीड सेम होना चाहिए, यानी आरएमएस स्पीड कितना होता है? अंडर रूट 3 R इंटू टी, 200 बाई मॉलिक्यूलर मास 2 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट R टी बाई मॉलिक्यूलर मास 32। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या बचेगा? 3R 200 बाई 2 इज इक्वल टू 3R T
बाई 32 अंडर रूट। बहुत क्लियर है, रूट गया, 3 गया, आर गया, तो इधर बचेगा अंडर रूट 100, इधर बचेगा अंडर रूट टी बाई 32। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू टी बाई 32। कितना हो गया, टी इक्वल्स टू 3200। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? टेम्परेचर कितना होगा, 3200 केल्विन। विवांशु ने हैंड रेज किया, विवांशु मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाय विवांशु बोलो। सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है तो उसका तो मास 16 होगा। पर ऑक्सीजन का भी ओ एग्जिस्ट कर सकता है क्या? यस सर। नहीं एग्जिस्ट करेगा, जैसे हाइड्रोजन भी है, तुम्हें एच एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी, तो ये थोड़ा जी। हमें सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? नहीं नाइट्रोजन होगा तो N2 ही होगा हमेशा, ठीक है? चलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों में 30 सेकंड का टाइम देता हूं लिखने के लिए, जल्दी लिख लो। सब लोग जल्दी लिख लें इसको, तब तक बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। श्रेया ने पूछा है, सर क्या लास्ट डे ऑनलाइन क्लास का? श्रेया, क्लास एक्चुअली इसी वीक तक चलेगी, नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन शुरू होगा। मंडे को माइट भी सरस्वती पूजा की वजह से, संडे को विसर्जन नहीं होने की वजह से मंडे को इट वुड बी ऑक्युपाइड, सेंटर वुड बी ऑक्युपाइड, तो हम मंडे को एक ऑनलाइन क्लास और रन करेंगे मैक्सिमम, ठीक है? मुझे थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो मैं इसके लिए भी मुझे चाहिए, तो मंडे को एक हम लोग रखेंगे हार्डली, उसके अलावा ट्यूसडे से ऑफलाइन क्लास ही चलेगी, बिकॉज सब कुछ ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक से कंप्लीटली हम ऑफलाइन की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी, बच्चों सब लोग सॉल्व करो, सब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, और पैटर्न में सॉल्व करो। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इससे आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक ही दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस है। और देखो सबसे बड़ी बात, ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो कोई नया चीज नहीं है ये। अभी तक 9 लोगों ने रिप्लाई किया है। सिंपी का ऑप्शन आ रहा है बी, आदर्श ने कहा है ए। दो आंसर जा रहे हैं इसमें, ए और बी में। खुशी सिंह बी, श्रेयांश ए, मंतशा ए, विभांशु बी। मैं तो पहले एक क्लियर मानता हूं कि डिग्री सेल्सियस होना ही नहीं चाहिए आपके पास, तो आपका सारा प्रॉब्लम तो पहले जड़ जो है वो डिग्री सेल्सियस है, तो मैं कहूंगा कि आप 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन लिखो आप। सबसे बड़ा लालच तो यही देता है, 373 केल्विन लिखो पहले तो।
आदर्श मैं वही कह रहा हूं, जितने लोग भी ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ एक गलती कर रहे हैं, वो है सेल्सियस और केल्विन में। अब तरीका गलत नहीं है आपका, आपका एक यूनिट का गड़बड़ हो गया आपका, और कई लोग समझ भी चुके हैं कि हाँ हमने गलतियां की है। तो टेम्परेचर 373 केल्विन हो गया। अभी मुझे रूट मीन स्क्वायर को डबल करना है, तो आपको ही पता है कि रूट मीन स्क्वायर जो होता है वो इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT/m होता है। तो अगर इसको डबल करना है तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। लॉजिकली देखो तो वेलोसिटी को डबल करना है तो आर टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा तो कितना हो जाना चाहिए टेम्परेचर, इनटू कितना होना चाहिए 4। तो अगर इस लिहाज से देखें तो देखो 12 के 2 वाक्यत में एक और 1492 केल्विन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो ये केल्विन आ रहा है, नॉट डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है। अब मुझे अगर कोई बोले कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा तो -273 कितना हो जाएगा? क्या 1219 नहीं हो रहा है क्या? बोले बच्चों, क्या ये 1219 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है? आप लोगों का 1492 आया था तो आपने आंसर आपका केल्विन में भी तो आया था, लेकिन आप लोगों ने केल्विन के चक्कर में ये बी लगा दिया। जितने लोगों ने बी लगाया वो समझो अपनी प्रॉब्लम को, उन्होंने एक मिस्टेक किया है जिससे बचा जा सकता था। क्या ये क्लियर है सबको? स्टिल मेनी पीपल कुड नॉट हैव रिप्लाइड। काफी लोग रिप्लाई नहीं किए हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? 1219 डिग्री सेल्सियस, नॉट 1492 डिग्री सेल्सियस। तो मेजॉरिटी ऑफ यू वेयर ऑन द ए एंड बी, बट स्टिल क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? बताओ बच्चों। किसी को भी कोई दिक्कत है जस्ट गो अहेड एंड आस्क। और नहीं दिक्कत है तो अगला करो। ये इजी क्वेश्चन है, अगेन आपसे बनना चाहिए। मुझे इस बार सबके रिप्लाई चाहिए। अभी तक हमारे पास 5 रिप्लाई आए हैं और उसमें से 4 सही है। मंतशा, अनामिका बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट 1 मिनट, यू कांट हैव मोर टाइम। 10 सेकेंड, 1 मिनट हो चुका है। अमृता ठीक है। अंशु बाला बिल्कुल सही है, खुशबू बिल्कुल सही है, राहुल बिल्कुल सही है, रियांशु, अमृता, रियांशु, अमन सब ठीक है, अदर्स ठीक है। गुड। 14 में से 12 लोगों का आंसर सही आया है अभी तक, बट रिप्लाई ज्यादा आने चाहिए। सबका सही है। आस्था गड़बड़ है, आस्था गड़बड़ है। श्रेयांश, श्रेया बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस का चेक करिए, ऑक्सीजन गैस का स्पीड
VRMS √3RT/m, m बोले तो 32 लिख दीजिए। तो वेलोसिटी को क्या नाम दिया गया? c। तो √3RT/32। सॉल्व करें इसको तो ये आता है 16 बाहर आएगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। √3RT/2। खैर, हाइड्रोजन गैस का स्पीड देखें, हाइड्रोजन गैस में स्पीड देखें, हाइड्रोजन गैस में स्पीड कितना होगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू √3RT/m कितना होगा? 2। क्यों ना इसको x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू हो गया √3RT/2। तो एक बात तो तय है कि जो c होगा वो 1/4 इंटू x होगा। हमको चाहिए x, x कितना होगा? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन देख के पता चल रहा था, लॉजिक से ही ये बनना था, फिर भी इतना मेहनत कर दिया हमने, नहीं बन रहा। समझ में आया तो क्या ये सबको क्लियर है क्या? कि हाइड, देखो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, स्पीड ज्यादा होगा। तो मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि ये और ये नहीं होता, सॉरी माय मिस्टेक। ये तो देखो, एक तो यूनिट वाइज ये होता ही नहीं कभी भी, ये कभी हो नहीं सकता था, ये कभी हो नहीं सकता था, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता था, वो कौन सा है? बी। मॉलिक्यूलर मास कमेगा तो स्पीड बढ़ेगा, लॉजिक से जाओ अगर, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। अभी भी क्लास में 50% लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट वांट यू टू टेक मोर टाइम। बड़े बड़े लैंग्वेज में क्वेश्चन देख करके सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। मैंने भी ये क्वेश्चन दिया एक कंफ्यूजन में, मुझे लगा था मिक्सचर ऑफ गैस पे क्वेश्चन होगा, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल गया आपको। कोई मिक्सचर वेक्सचर की बात नहीं है इसमें। अभी अभी सवाल किया है, मुझे 1 मिनट में आंसर दीजिए आप। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया, तीसरी बार कर रहे हैं। Majority of you have replied correctly. बिल्कुल श्रेयांश, सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है ये। 12 में से 11 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। दैट्स ग्रेट, बट मोर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड। सब सही है, सबका सही है। सलोनी, अमृता, खुशबू, अनामिका, सबका सही है। अंशु, एवरीवन इज करेक्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगर आप एनालाइज करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टिल येट। Still many have not responded. आपको एक सोचना यही है कि वेलोसिटी v1 by v2 इज इक्वल टू √m2 by m1 नहीं लिख सकते हो। जब दो गैस के एवरेज स्पीड को कंपेयर ही करना है आपको, तो v1 by v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √m2 by m1। √m2 by m1 कितना है? तो ऑक्सीजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है? मान लो अगर
हाँ, अगर आपको किसका रेशियो लेना, O2/H2 लेना है, ठीक है, तो H2 आपका M2 है, तो क्या सेकंड वाला वर्ड, तो M2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 2/32 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 नहीं हो जाएगा। अभी तो पिछला क्वेश्चन यही तो था, पिछला क्वेश्चन कुछ अलग थोड़े था, यही तो था, रेशियो ही निकालना था वहां भी ना, C/4 आया था मेरा। क्लियर है? लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। जेईई मेन 2019 का सवाल है, वन लाइनर है, आपसे बनना चाहिए, लॉजिक लगाओगे जल्दी बनेगा। इस पे बेस्ड फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फिजिक्स से बड़ा स्कोप केमिस्ट्री का बनता है, वहां ध्यान देंगे इसको। स्टिल फिजिक्स में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन है, पर जनरल एक ही टाइप का था, इसलिए ज्यादा नहीं दिया। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, और कुछ टर्म्स को देखे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा बन जाएगा। अंजलि ने, अंजलि शायद सही है, करेक्ट लग रहा है। अमृता ठीक लग रहा है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है रियांशु, अभी तक 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 7 हैव रिप्लाइड करेक्टली। आस्था देख ले आप कैसे करेंगे आप। 13 लोगों ने रिस्पॉन्स सही किया 15 में से, दैट इज ग्रेट। 13 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली। मंतसा सही है। 15 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, जिसमें से 13 का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग एक चीज को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, वो है प्रेशर। क्यों नहीं हम सोच पाए कि प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। बिल्कुल सही श्रेयांश सरामिका, सही है, प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। सोनिया गड़बड़ है, श्रेया चौहान ठीक है। जब प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा।
इसका मतलब मैं लिखूं अगर कि v1 by v2 दो बार का स्पीड विल बी इक्वल टू सिंपली अंडर रूट t1 by t2। तय बात है ना कि पहला शुरुआती वेलोसिटी कितना है 200, बाद का पता नहीं, टेम्परेचर शुरुआत में कितना 127 डिग्री सेल्सियस यानी 400 केल्विन, और अभी कितना है 500 केल्विन, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4/5, तो 200 बाई v2 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का हो जाएगा 2 बाई रूट 5, कितना हो गया 100, v2 इक्वल्स टू हो गया 100 रूट 5। करेक्ट आंसर वुड बी 100 रूट 5। 18 लोगों ने इसका रिस्पॉन्स सही दिया था, आउट ऑफ विच 21 यानी 21 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से 18 का आंसर सही था। दैट्स ग्रेट। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये क्वेश्चन इजी था। अगेन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना था कि प्रेशर पे डिपेंड करता भी है क्या, नहीं करता है तो कोई काम ही नहीं है उसका। बोलो बच्चों, सबको क्या ये क्लियर है, आरएमएस एवरेज ये सब क्लियर है क्या? बट स्टिल एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिला, जो आई थिंक मैंने गलत समझ के डाल दिया था, और आपको कहीं ढूंढने तो करना चाहिए आपको। नहीं श्रेयांश, अगर आप 3p बाई रो की बात करते हो तो आपको फिर रो की चिंता भी करनी पड़ेगी। रो कांस्टेंट थोड़े ले सकते हो आप, क्योंकि रो जो है, रो क्या होता है pm अपॉन RT होता है, तो रो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आस्था आपने भी सवाल पूछा था कि सर 3p बाई रो से करते, आपको समझना पड़ेगा कि आरएमएस स्पीड या कोई स्पीड जो होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। तो बच्चों इसी के साथ एक थोड़ा सा एक फालतू टॉपिक भी पढ़ा जाए। ठीक है, ये फालतू टॉपिक क्या है, मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, ये आपकी कॉपी की सजावट के लिए है सिर्फ। ठीक है, मैक्सवेल्स लॉ क्या होता है समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। मैक्सवेल्स लॉ बेसिकली जो है एक लॉ है जो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे जो मॉलिक्यूलर स्पीड है, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड जो भी है, या नॉर्मल स्पीड है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है कि वो हर वेलोसिटी का होता है, मतलब कुछ, लेकिन किसी वेलोसिटी पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी वेलोसिटी पे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि एक बार उसका रिलेशनशिप निकाला जाए, तो मैक्सवेल ने वो रिलेशनशिप दिया। उन्होंने कहा कि द VRMS gives us the general idea of molecular speed in a gas at a given temperature. That doesn't mean that each of the molecule is VRMS. बिल्कुल सही बात है। VRMS अब निकाल लो, इसका मतलब नहीं है कि हर मॉलिक्यूल VRMS से मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं, होता है एवरेज है ना। Many of the molecules have speed less than VRMS. बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी आरएमएस से कम होता है, एंड मेनी हैव ग्रेटर देन वीआरएमएस। मतलब कि कहने का मतलब कि हर मॉलिक्यूल वीआरएमएस से मूव नहीं कर रहा है, वो तो एक एवरेज हो गया ना। मैक्सवेल डिराइव्ड एन इक्वेशन गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीड। मैक्सवेल ने ये एक इक्वेशन दिया। ठीक, इस इक्वेशन से मैक्सवेल क्या कहना चाहते थे कि किस वेलोसिटी पे कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है। तो dn equals to 4 pi n m by 2 pi kt to the power 3 by 2 v square e to the power minus n v square by 2 kt dv। मुझे याद नहीं रहता, नाप करने का प्रयास करना। ठीक है, जल्दी से 2-3 लाइन लिख लो इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने बताया कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड पे रहता है, जिसको ग्राफिकली जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो जल्दी से। और बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिक मैक्सवेल का ये था कि हर मॉलिक्यूल सेम स्पीड पे मूव नहीं करता, हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। इसमें के टर्म शायद आपके लिए नया है, तो के याद रखना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई बताएगा क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है? एनीवन, एनीवन ऑफ यू, कोई बताएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है?
चलो बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर याद हो आपको, मैं जस्ट वो अलग चला गया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली होता है, वैल्यू मत बताओ मुझे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई इन एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? आर बाई एन होता है। आज हमारे क्लास हम इसको डिटेल में बात करेंगे, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो जल्दी से इसको लिख लो, ये मैंने पहले ही कह दिया, इट्स जस्ट डेकोरेटेड पीस है ये आपके नोट्स का। होता है ना घर में सजावट के लिए, जो किसी काम का नहीं है। तुम लोगों ने भी अपने सर के ऊपर रखा हुआ दिमाग, सजावट के लिए ज्यादा यूज करते नहीं हो, तो लगभग ये उसी तरह का चीज है ये मैक्सवेल्स लॉ। एग्रीड, वेरी गुड। श्रेयांश कह रहा है बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, ठीक है, इसे खतरे बोल नहीं लेने, इसलिए दिमाग में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मृगांक कह रहा है सर कोई कहूत नहीं हुआ। मृगांक, हम लोग अभी सिलेबस के लिए भाग रहे थे हम लोग, बट इट्स अ गुड आइडिया। बच्चों ये जो मैक्सवेल्स लॉ हमने पढ़ा, इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसपे हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं सिंपल ग्राफ को बनाता हूं, यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पे डालता हूं वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सवेल ने जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप दिया, उसने बताया कि ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा वेरी करता है, ये कुछ ग्राफ ऐसा वेरी करता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे गौर से देखो, क्या आप ये नहीं कह सकते हो क्या कि इस स्पीड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है? क्या आप ये कह सकते हो क्या कि इस स्पीड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है? तो क्या आप कह सकते हो क्या कि वेलोसिटी यहां पे कितना होगा, अंडर रूट 2RT/m? बोलिए, क्या ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं है? बोलिए बच्चों, क्या ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं है? सॉरी मेरी गलती है, मैं उल्टा लिख रहा हूं। ये क्या मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं है? बोलिए, ये मेरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी अंडर रूट 2RT/m। बच्चों याद रखिएगा कि हमारे, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड थोड़ा सा क्या होता है, एवरेज स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसको लिख सकते हो V एवरेज। और अगर गौर से देखो तो आरएमएस स्पीड थोड़ा और ज्यादा होता है, तो V RMS। क्लियर है क्या? तो गौर से देखो तो वेलोसिटी मेरा क्या है, सबसे कम MP होता है, फिर एवरेज होता है, फिर RMS होता है। क्लियर है? तो इस ग्राफ से शो कर सकते हो, ये दिखा रहा है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव कर रहा है। जिस स्पीड पे नंबर मैक्सिमम होगा उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर है? अब बात आती है, ये तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा? तो गौर से देखते हैं, ये हमारा अभी कुछ ग्राफ है, ठीक? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा ग्राफ, देखते हैं। ये मान लेते हैं सर्टेन टेम्परेचर T1 पे। आपको भी पता है कि अगर मैं ऐसे देखूं, ये मेरा मान लेते हैं अभी क्या है, ये मेरा ग्राफ, ये मेरा मान लेते हैं कि V है MP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कैसे शिफ्ट करेगा बोलो? क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट नहीं करेगा? अगर गौर से देखें तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ग्राफ में क्या, कहां पहुंच गए हम लोग? VMP2, ये V1 है मान लेते हैं, टेम्परेचर T2 है, तो V2 वुड बी व्हाट, V2 वुड बी हायर देन V1। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बस खाली, ठीक है? ग्राफ में क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया कुछ
टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से। T2 इज हायर देन T1। T2 जो है वो टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तुझे ग्राफ नीचे नहीं आएगा क्या मृगांक? नहीं, ग्राफ मृगांक क्या कहना चाहते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं, कैन एक्सप्लेन? चलो, फ्रैक्शन कम होगा ना? नहीं, उसका कोई हमने अंदाजा नहीं लिया, हमने बस शिफ्टिंग देखी है कैसे होगा, नंबर्स में क्या चल जाएगा वी डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो, अपने काम की चीज ही बस देख रहे हैं हम लोग। खैर बच्चों, हो गया ये मैक्सवेल्स लॉ में। अगर याद रखना कि नंबर्स कैसे वेरी करते हैं, बस इतना ही दिमाग में रखना। ठीक है, और कोई इसका लेना देना नहीं है हमारा। मैं डेकोरेटिव फार्मूले की बात कर रहा हूं, ये डेकोरेटिव फार्मूला है, फार्मूला जरूर है, लेकिन इसका ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ को आप अंडरमाइन करके नहीं चल सकते आप। ठीक है बच्चों, एक जल्दी से लिख लो, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से एक बार। आई थिंक लिख लिया काफी लोगों ने, तो जस्ट नोट इट डाउन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड का ग्राफ है ये। मैक्सवेल्स लॉ में अगर कुछ चीज है तो इंपॉर्टेंट तो ये ग्राफ ही है। सिमरन, मैंने बड़ा सिंपल सा बात कहा कि आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एमपीएस भी बढ़ता है। तो मैंने अगर बोला कि T1 से अगर टेम्परेचर को बढ़ा के T1 से T2 कर दिया, तो ग्राफ किधर बढ़ना चाहिए? ग्राफ थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। ग्राफ आगे की तरफ क्या हो जाना चाहिए? शिफ्ट कर देना चाहिए। अब ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट कैसे होगा? तो V1 से कहां चला जाएगा? V2 पे चला जाएगा एमपीएस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, एक है मीन फ्री पाथ। बच्चों ये टर्म एक्चुअली मैं कभी नहीं पढ़ाता था लास्ट ईयर तक, 2 साल पहले तक मैं ये फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ाता था, और मुझे लगता था ये कभी नहीं आएगा। बट 2-3 साल में ये इतनी बार पूछा गया है कि दिस हैज टू बी रेलेवेंट। और ये खाली फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको दिमाग में चीजें रहेंगी। समझते हैं मीन फ्री पाथ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस, देखो डेफिनेशन क्या है इसका। Distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is known as free path। देखो फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कि आपका एक मॉलिक्यूल जो है, गैसियस मॉलिक्यूल जो है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहां से लेकर के कुछ यहां से सरफेस से जाके कोलाइड कर रहा है। तो उसका ये जो पाथ है, जो बिना किसी कोलिजन के वो मूव कर रहा है, इसको आप क्या कहोगे? फ्री पाथ। फ्री पाथ, क्लियर? इसको फ्री पाथ, और इस फ्री पाथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्लियर? लैम्डा से। लेकिन क्या वो गैस मॉलिक्यूल हमेशा उतना ही पाथ, फ्री पाथ उसका होगा क्या? नहीं, अगले कोलिजन में शायद कम होगा, उसके अगले कोलिजन में ज्यादा होगा। तो ये लैम्डा जो होता है उसी के एक मॉलिक्यूल का, वो हमेशा क्या होता है? चेंज करता रहता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पहले कोलिजन में लैम्डा 1 रहा, दूसरे कोलिजन के बीच लैम्डा 2 रहा, तो अगर मैं कहूं कि इसका अगर एवरेज निकाल लूं, यानी मीन निकाल लूं, तो क्या लिखूंगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा n बाई n। अब यहां पे n क्या है? यहां पे n है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, एक मॉलिक्यूल का एवरेज पाथ, फ्री पाथ कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? कोलिजन्स। क्या ये सबको समझ में आया क्या? मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल दो कोलिजन के बीच में कोई डिस्टेंस कवर करता होगा। अभी किया 1 मीटर, कभी किया 2 मीटर, कभी किया 3 मीटर, हमेशा वेरी कर रहा है। तो इन सबों का एवरेज जो होगा उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा बच्चों, मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। मैं एकदम सिंपल सी बात कहता हूं, ये फॉर्मूला याद रखना एकदम, और मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आपको। इसमें एक एक टर्म क्या है मैं समझा देता हूं। पहला, इसमें दो बड़े टर्म्स है, √2 पता है, पाई पता है, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम।
और डी होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैं कह सकता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से है, जो कम यूज होता है और सबसे ज्यादा दिमाग में रखना होता है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? जल्दी इसको लिख ले आप, इसको आप कंसीडर करें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से, क्योंकि एक्चुअली ये भी उसी तरह का डेकोरेटिव फॉर्मूला ही था, लेकिन ये पिछले 2 सालों में ठीक ठाक बार पूछा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मैं कह रहा हूं, हो सकता है डायरेक्टली ना पूछ दे कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। रूट सिर्फ 2 पे है, रूट सिर्फ 2 पे है। So Shreya is here. Shreya is asking sir कहूत कहता है हमारा एक क्विज होता है श्रेया, इस बार तो हम लोग काफी हद तक नहीं कर पाए ये काम। श्योर नेक्स्ट क्लास विल ट्राई माय बेस्ट। एक क्लास अभी बचा हुआ है अभी अपना। एन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम एक ही कंसीडर करेंगे। आज था एन बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मॉलिक्यूलर डेंसिटी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स। यहीं से शुरू हो जाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो नींव है वो इसी टॉपिक से बढ़ जाता है। तो बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों? कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके मोशन के, अगर उसके मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके मोशन के कई मोड्स होते हैं। ठीक है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है। क्लियर? उसके कई मोड्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। एक्स का मोशन वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई का मोशन जेड पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने क्या किया कि किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का हमने क्या निकाला? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों? थोड़ा डिफाइन करके देखते हैं हम, और आपने केमिस्ट्री में ये शब्द भी यूज हुआ होगा आपकी क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आखिर कितने मोड्स पॉसिबल हैं किसी मॉलिक्यूल के पास कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। एनर्जी स्टोर करने का मोड है। अब बॉडी एक्स के लॉन्ग मूव करेगा तो उसके लॉन्ग एनर्जी स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी सही। वाई के लॉन्ग मूव करेगा तो एनर्जी स्टोर होगा, जेड के लॉन्ग मूव करेगा तो एनर्जी स्टोर होगा। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट एनर्जी स्टोरेज मोड, कि कितने इंडिपेंडेंट वेज में एनर्जी स्टोर हो सकती है जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। अब एक्स के लॉन्ग मोशन वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई के लॉन्ग मोशन जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट मोशन हो कैसा सकता है? तो इंडिपेंडेंट मोशंस कैन बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, और तीनों का कॉम्बिनेशन। ये जो मोशन हो सकता है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। ट्रांसलेश बॉडी, ट्रांसलेशन का मतलब बॉडी सी, ट्रांसलेशनल का मतलब है कि ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ये बॉडी सीधा मूव करता है। रोटेशनल, रोटेशनल का मतलब है कि बॉडी क्या हो रही है? घूम रही है। तीसरा वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल क्या होता है? अगर मान लो अपने पोजीशन से वाइब्रेट करे। तो बच्चों याद रखिएगा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो हमको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशनल जनरली हम बहुत हाई टेम्परेचर पे ही मिलता है, इसलिए वाइब्रेशनल को हम लोग इग्नोर करके रखेंगे। तो इंडिपेंडेंट जो अगर मोड्स ऑफ मोशन की बात करो तो मेनली हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करेंगे। अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कैसे होता है। क्लियर है?
तो बच्चों देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों जल्दी से इसको लिख लो ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और कैसे कैसे एनर्जी स्टोर होती है किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, जल्दी से लिख लो। और याद रखना ये पूरे केमिस्ट्री को भी सपोर्ट देगा। ये मैं जो भी बताऊंगा वो केमिस्ट्री को भी ऐड ऑन करेगा। केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में आपने याद किया है सिर्फ। अगले आज और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो पूरे केमिस्ट्री का सपोर्ट सिस्टम होगा। हम लोग केटीजी में अभी भी एक क्लास लेंगे, लेकिन अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, सीपीसीवी पढ़ेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। जल्दी लिखें इसको। आस्था, मैंने बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो कोई एक बॉडी है, मान लो कोई एक बॉडी है। अब मान लो एक काम करूं, मैं बॉडी को ना मैं बांध दूं पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब बॉडी को मैं बांध दूं, ठीक है, बॉडी को बांध दूं और बॉडी को बोलूं कि तुम खाली वाई एक्सिस में मूव कर सकते हो। मैं एनर्जी का मोड क्या होगा, ओनली अलोंग वाई एक्सिस होगा। ठीक, अगर मैं बॉडी को ऐसे बांध दूं कि हम एक्स और वाई दोनों मूव कर सकते हैं, तो मैं एनर्जी किधर किधर कैरी कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस में कैरी कर सकता हूँ, वाई एक्सिस में कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से एनर्जी कैरी करने के कई डिफरेंट और इंडिपेंडेंट मोड्स हो सकते हैं। पहला तो आसान है, ट्रांसलेशनल, सीधा सीधा बॉडी मूव करेगा तो एनर्जी स्टोर होगा। दूसरा होता है रोटेशनल, मैं घूम जाऊं तो रोटेशनल हो जाएगा। तीसरा होता है वाइब्रेशनल, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगे। तो एनर्जी कैरी करने के मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी कैरी करने का 3 ही तरीका हो सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दोगे तो या तो वो ट्रांसलेशन शो करेगा, या तो वो रोटेशन शो करेगा, या तो वो वाइब्रेशन शो करेगा, और कोई चौथे तरीके से एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है। हाँ श्रेया, तो कोई चौथे तरीके से एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता है, 3 ही तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता हूं। मैं आपको 10 जूल एनर्जी दूंगा, तो मॉलिक्यूल को दूंगा, तो मॉलिक्यूल के पास इधर इट कैन हैव ट्रांसलेशनल, इधर इट कैन हैव रोटेशनल, और इट कैन हैव वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी। कैसे कैसे किसमें होता है देख लेते हैं अभी। तो बच्चों 30 सेकंड और टाइम देता हूं, जल्दी लिख लो, आप नोट कर लो ताकि मैं एक बार समझा सकूं कि कैसे कैसे होता है। शुरू करें बच्चों। बच्चों हमने क्या किया, गैसेस के बारे में जनरली बात कर रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा पूरा टॉपिक ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था। जब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में, तो मोनो एटॉमिक गैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस कैसा दिखता होगा। मोनो एटॉमिक गैस सिंपल अगर मैं बोलूं तो एक सिंपल सा एक स्फीयर है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस अगर सिंपल सी बात करो, सिंपल सा एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर क्या कर सकता है, स्फीयर में क्या हो सकता है। तो स्फीयर के पास ऑप्शन यही है कि या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, तो ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, मूव मतलब ट्रांसलेशनल, 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तीसरा क्या हो गया, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तीनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के किसी एक सिंपल सिंपल मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जनरली हम लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 होगा। इस तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर गौर से देखो तो ट्रांसलेशनल कितना होगा, तो ट्रांसलेशनल ही सारा होगा, सारा का सारा इसका जो होगा ट्रांसलेशनल ही होगा, इक्वल्स टू 3। रोटेशनल इसमें कुछ भी नहीं होगा, रोटेशनल क्या होगा इसका, 0। क्लियर है। तो मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और वो क्या होता है तीनों,
एक्स के लॉन्ग मोशन, वाई के लॉन्ग मोशन और जेड के लॉन्ग मोशन। क्लियर है क्या? एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो मोनोएटॉमिक गैस में आपको कोई रोटेशनल नहीं मिलेगा, सब का सब ये दिमाग में रखना, फिजिक्स में यही घुमाएगा। केमिस्ट्री में आप खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चल जाएगा आपका, लेकिन फिजिक्स में कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? वाइब्रेशन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ही बात होगी वो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जल्दी। बच्चों लिख लिया? लेट्स गो अहेड विद डायटोमिक। बच्चों डायटोमिक की आप बात करते हो तो डायटोमिक में क्या पॉसिबिलिटी होती है? डायटोमिक में अगर आप गौर से देखते हो तो ये डंबल शेप होगा, ये एक तरीके से डंबल शेप में होगा डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस डंबल शेप में होगा, तो मैं तो सबसे पहले इस ट्रांसलेशनल को तो आप दिमाग ही नहीं लगाते हैं, ट्रांसलेशनल तो 3 होगा ही, एक्स वाई जेड तो मूव कर ही सकता है तीनों, तो ट्रांसलेशनल कितना होगा? ट्रांसलेशनल तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा? 3। लेकिन अगर आप बात करें रोटेशनल की, तो रोटेशनल कितने पॉसिबल होंगे? तो रोटेशनल अगर देखना है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि एक तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं किस एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। कैसे? ऐसे बोलो बच्चों, क्या इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं क्या वाई एक्सिस के अबाउट? दूसरा इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं हम लोग? दूसरा रोटेट कर सकते हैं हम लोग इसको जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कैसे करेंगे हम लोग इसको? कुछ ऐसे रोटेट कर देंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि उधर तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो कुल मिला के इसमें 2 रोटेशनल भी आ रहा है, रोटेशनल कितना आ रहा है? 2। यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। क्या ये याद रहेगा क्या? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। अगर डायटोमिक गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब केस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। क्लियर है? 3 होगा ट्रांसलेशनल वाला, जो एक्स वाई जेड कॉमन है वो कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन 2 क्या होगा? रोटेशनल होगा, कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मॉलिक्यूल है तो वाई के लॉन्ग रोटेट कर सकता है और जेड के लॉन्ग रोटेट कर सकता है। क्लियर है? Is this clear to all of you? मोनोटॉमिक में क्या छूट गया श्रेया? जल्दी निकले बच्चों। हाँ था, 2 एटम्स वाले डायटोमिक होंगे। अब ये सवाल तो बड़ा अजीब है। ऑब्वियसली हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक है। हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक है। गैस देख के पहचानना पड़ेगा कौन मोनोएटॉमिक है कौन डायटोमिक है। ओजोन क्या है? ट्राइएटॉमिक है। बच्चों लास्ट, ट्राइवैलेंट एटॉमिक गैसेस, एग्जांपल पहले लिख देता हूं मैं। ओजोन। क्लियर है?
NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी हो, केमिस्ट्री ज्यादा नहीं जाते इसमें। बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास ट्राई एटॉमिक एटम है, ट्राई एटॉमिक एटम है, जो भी है ट्राई एटॉमिक एटम है। अगर इस ट्राई एटॉमिक एटम का अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे? तो बच्चों बहुत क्लियर है कि पहले तो पूरे बॉडी को एक मान लो, तो 3 ट्रांसलेशनल तो होगा ही होगा, 3 ट्रांसलेशनल तो रहेगा, इस पे हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, 3 ट्रांसलेशनल होगा। अब तीनों ट्रांसलेशनल को अगर हम बोलें तो हम एक एक के क्रॉस एक्सिस डाल दें, अगर हम लोग एक्सिस डाल दें, एक्सिस डाल दें, इसके क्रॉस एक्सिस डाल दें और इसके क्रॉस एक्सिस डाल दें, तो क्या हम 3 तरह का रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या 3 ट्रांसलेशनल होगा तो 3 क्या होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो कुल मिला के अगर इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 6, यानी 2 2 5 3 5 और 6। याद रखिएगा, मोनो का 3, डाई का 5 और ट्राई का 6। यही चीज है जो अगले 2 क्लास में आपको हेल्प करेगा, मोनो, डाई एंड ट्राई। क्लियर है बच्चों? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आस्था बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। सर आप रोटेशनल कैसे बता रहे हैं, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं आपको रोटेशनल के बारे में कह रहा हूं। रोटेशनल का मतलब कि बॉडी के पास एबिलिटी टू रोटेट है, मान लो एग्जांपल, ठीक है। ट्रांजिशनल नहीं है, ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल श्रेया, ट्रांजिशन का मतलब है चेंज होना, ट्रांसलेशन का मतलब है मूव करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि ऐसे देखो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये कोई बॉडी है, ठीक, डायटोमिक लो, मोनो ट्राई मत लो, डाई लो, ठीक। अब मैं, ये लास्ट टॉपिक है अपना, लोग जा सकते हैं अगर चाहे तो मान लीजिए कि ये बॉडी है, तो मैं इसको पकड़े में, ये मूव करने का तरीका क्या क्या हो सकता है? तो एक तो एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा क्या है, जेड है। तो 3 तरीके इसके पॉसिबल है ट्रांसलेशन के। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं ऐसे मान लो कि ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है, तो मृगांक लीनियर ट्राइएटॉमिक होता है, ओजोन भी लीनियर नहीं होता है मृगांक, ठीक है। I3 भी लीनियर नहीं होता है, बिकॉज आपको भी पता है वो बेंड होता है ना। लीनियर ट्राइएटॉमिक होगा तो फिर तो बात ही बदल जाएगी, फिर तो डायटॉमिक का ही केस होगा, है ना। खैर देखते हैं। तो रोटेशनल क्या हो सकता है? तो हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो कैसे रोटेट करेगा ये? इस तरीके से, ठीक है। दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? हम इसको इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन देखते हैं। मृगांक CO2 लीनियर एग्जाम में कभी भी, फिजिक्स में भी कभी अज्यूम नहीं करेंगे जब तक वो लिख ना दे कि आपको लेना है लीनियर ट्राइएटॉमिक लेना है। यू हैव टू कंसीडर इट टू बी ट्राइएटॉमिक। हम लोग केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का दिमाग लगा करके हम लोग फिजिक्स का नुकसान कर जाएंगे। मैं बता रहा हूं बाद में आपको, क्योंकि कोई भी फिजिक्स में हम मानते हैं कि कोई भी गैस जो है, कोई भी जो गैस होगा वो कंप्लीटली लीनियर नहीं होगा। अगर आपको याद होगा, आपने फजान्स रूल पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो इट शोज कि क्योंकि मॉलिक्यूलर रिपल्शन होता है लोन पेयर्स की वजह से, इस वजह से वो बेंडिंग होती है थोड़ी सी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा लीनियर है, केमिस्ट्री का पार्ट होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ठीक। मोनोएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है। वी कैन से कि CO2 ओजोन लीनियर नहीं है क्योंकि बेंड स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस हो सकते हैं लीनियर हो जाए, बट वी वोंट कंसीडर दोस, ठीक है। हम एक्सेप्शंस के चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं बदल लेंगे, ठीक है। और मैं जो कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ट्राइएटॉमिक अगर लीनियर हो गया, आपका सवाल अगर वो है, तो ट्राइएटॉमिक जैसे ही लीनियर होगा वो एक टू डायएटॉमिक की तरह काम करना शुरू कर देगा। वो एक डायएटॉमिक हो गया फिर तो बिहेवियर लीनियर स्ट्रक्चर है डायएटॉमिक की तरह। शायद ट्राइएटॉमिक ज्यादा हो सकता है, पर बहुत क्लियर पिक्चर इसके बारे में नहीं दिया गया है आप लोग के सिलेबस में, और आप लोग को पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। आस्था, मैं बता रहा था आपको रोटेशन के कई मोड्स हो सकते हैं। एक इधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बॉडी ऐसे रोटेट कर सकता है, एक बॉडी कुछ ऐसे रोटेट कर सकता है। तो कई सारे रोटेशन के मोड्स हैं, बॉडी के रोटेट करने की एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही।
और कल हम लोग इसी टॉपिक से फिर से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।